चलिए जरा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपको एक काम दिया जाता है, एक रूल बुक लिखनी है 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो सैकड़ों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अभी अभी 200 साल की विदेशी हुकूमत से आजाद हुए हैं। आप सोचिए, आप शुरुआत करेंगे कहां से? 1947 में भारत के सामने ठीक यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आज हम उसी रूल बुक यानी भारतीय संविधान के बनने की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने सिर्फ एक सरकार नहीं बनाई बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा। तो चलिए सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा उस सीन को अपने मन में लाइए। एक देश का फिर से जन्म हो रहा है, लेकिन वो बंटवारे के गहरे जख्मों से भी घिरा हुआ है। आपको ऐसे नियम बनाने हैं जो एक तरफ राजकुमारों को भी मंजूर हों और दूसरी तरफ किसानों को भी, जिसमें प्राचीन आस्थाओं के लिए भी जगह हो और आधुनिक सपनों के लिए भी। और ये सब तब करना है जब पूरी दुनिया आपको देख रही हो और मन ही मन सोच रही हो कि क्या डेमोक्रेसी का ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब हो भी पाएगा। तो ये सिर्फ कोई लीगल चैलेंज नहीं था, समझ रहे हैं? ये तो एक हिम्मत वाला, एक उम्मीद भरा काम था। और इसी चैलेंज को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अपनाया। तो देखिए, एक नए नए आजाद हुए भारत के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम एक बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढना था कि हम आखिर किस तरह का देश बनना चाहते हैं। असल काम यह था कि लाखों अलग अलग पहचानों के जो धागे थे उन्हें एक ही राष्ट्रीय ताने बाने में कैसे बुना जाए। यह सिर्फ देश चलाने की बात नहीं थी, ये तो साझा सिद्धांतों के एक सेट के जरिए भारत के आइडिया को ही डिफाइन करने की बात थी। और इसका जो जवाब निकल कर आया वो अपनी सोच में बहुत ही पावरफुल था, एक सिंगल लिखा हुआ संविधान। लेकिन सवाल उठता है, लिखा हुआ ही क्यों? क्योंकि सदियों तक हम शासकों के फरमानों और विदेशी ताकतों की मनमर्जी से चले थे। हमारे फाउंडर्स एक ऐसी सरकार बनाने पर अड़े थे जो इंसानों की नहीं बल्कि कानूनों की हो। हर पावर, हर अधिकार, हर प्रोसेस को साफ साफ लिखा जाना था ताकि सत्ता पर एक स्थायी लगाम लगाई जा सके और ये पक्का किया जा सके कि खेल के नियम हमेशा के लिए हर किसी के लिए एकदम क्लियर हों। अच्छा, अब भारतीय संविधान के बारे में जो पहली चीज किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है इसका साइज। ये एक विशाल दस्तावेज है, मतलब ये दुनिया का अब तक का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, इसकी जो लंबाई है वो सीधे सीधे उस देश की जटिलता और उसकी विविधता को दिखाती है जिस पर शासन करने के लिए इसे बनाया गया था। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 395। बस एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की संविधान सभा का एम्बिशन कितना बड़ा था। ये नंबर उस गहराई और उस विस्तार को समझने की चाबी है जिसमें वो लोग गए। ये उनकी दूर की सोच और किसी भी चीज को किस्मत के भरोसे न छोड़ने के उनके इरादे का सबूत है। तो वो जो नंबर था 395, वो थे आर्टिकल्स, मतलब अलग अलग नियम जिन्हें 22 चैप्टर्स यानी भागों और 8 अपेंडिसेस यानी अनुसूचियों में बांटा गया था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आज इतने सारे संशोधनों के बाद ये नंबर करीब 470 आर्टिकल्स तक पहुंच गया है। हमारे फाउंडर्स ने सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत नहीं लिख दिए, वो छोटी छोटी डिटेल्स में भी गए। उन्होंने सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, चुनाव अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी और भी बहुत कुछ डिफाइन किया। उनका मकसद शासन के लिए एक डिटेल्ड नक्शा देना था, न कि सिर्फ एक फिलॉसफिकल कंपास। और यहीं पर इसका जो विस्तार है वो सच में बड़ा दिलचस्प हो जाता है, खासकर जब हम इसकी तुलना अमेरिका जैसे देश से करते हैं। अमेरिका में एक छोटा फेडरल संविधान है और फिर हर स्टेट अपनी अलग रूल बुक लिखता है। लेकिन भारत के फाउंडर्स ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक और सिर्फ एक संविधान बनाया जो हर किसी पर लागू होता है, नई दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से लेकर सबसे छोटे राज्य तक। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था ताकि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाया जा सके और सेंटर और स्टेट्स के बीच कानूनी टकराव को रोका जा सके। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी लंबी चौड़ी किताब क्यों, इसकी इतनी लंबाई क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई बड़े सॉलिड कारण थे। पहला, भारत की हैरान कर देने वाली डाइवर्सिटी। संविधान में अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और समुदायों के लिए खास प्रावधान करने की जरूरत थी ताकि हर कोई महसूस करे कि वो इसका हिस्सा है। दूसरा, इसने ब्रिटिशों के छोड़े हुए एक बहुत डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत कुछ लिया, जिसने नए संविधान का एक तरह से ढांचा तैयार किया। तीसरा, जैसा कि हमने अभी बात की कि सेंटर और सभी राज्यों के लिए एक ही रूल बुक होगी, इस फैसले ने भी इसका साइज बढ़ा दिया। और आखिर में संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जैसे बेहतरीन वकील थे जिन्हें एक वकील वाली सटीकता से प्यार था। वो हर चीज को लिख देना चाहते थे ताकि भविष्य में कोई भी उसकी गलत व्याख्या ना कर सके।
और ये बात हमें इस संविधान को बनाने की असली प्रतिभा पर लाती है। भारत के फाउंडर्स बड़े प्रैक्टिकल लोग थे। उन्हें लगा कि पहिया दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वे दुनिया भर में एक इंटेलेक्चुअल सफर पर निकले और हर बड़े संविधान को पढ़ा, ये देखने के लिए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। लेकिन इसका जो नतीजा निकला उसे उधार का थैला कहना, जैसा कि कुछ आलोचकों ने कहा, वो बात को पूरी तरह से गलत समझना है। ये उधार लेने के बारे में कम और समझदारी से उसे अपनाने के बारे में ज्यादा था। संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस आलोचना का सीधा जवाब दिया। जैसा कि ये कोट दिखाता है, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि इसे दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है छानना। इसका मतलब है कि सबसे अच्छे आइडियाज को ले लो और बाकी को छोड़ दो। लक्ष्य नकल करना नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को ढूंढना और ये देखना था कि क्या उन्हें भारत की जमीनी हकीकत के हिसाब से ढाला जा सकता है। ये टेबल हमें इसकी एक शानदार झलक देती है कि कैसे चीजों को मिलाया गया। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, लेकिन हमने उसमें एक खास भारतीय टच जोड़ दिया। ब्रिटेन के उलट, जहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, भारत में संविधान खुद सुप्रीम है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया, लेकिन उन्हें देश हित में कुछ वाजिब प्रतिबंधों के साथ लागू किया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का नया आइडिया लिया, जो आने वाली सरकारों के लिए एक नैतिक टू डू लिस्ट की तरह है। कनाडा ने देश को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार का मॉडल दिया, और साउथ अफ्रीका ने संविधान में बदलाव करने के लिए एक साफ प्रक्रिया दी ताकि ये समय के साथ विकसित हो सके। ये संवैधानिक विचारों को मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल थी। अगर भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी की बात की जाए तो वो है इसकी एक बैलेंस बनाने की अविश्वसनीय क्षमता। ये उन आइडियाज को बड़े ही संधे हुए तरीके से एक साथ रखता है जो पहली नजर में एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं, और उसी नाजुक संतुलन में इसकी असली ताकत और इसका लचीलापन छिपा है। पहला बैलेंस है कठोरता और लचीलेपन के बीच का। संविधान के कुछ हिस्से, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, इतने जरूरी हैं कि उन्हें बदलने के लिए एक खास प्रक्रिया की जरूरत होती है। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, ये चीज इसे कठोर बनाती है। दूसरी तरफ नागरिकता जैसे कुछ प्रोविजंस को पार्लियामेंट साधारण बहुमत से बदल सकती है, जो इसे लचीला बनाता है। तो हमारा संविधान ना तो अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा लचीला। ये दोनों का एक शानदार मिश्रण है। दूसरा बड़ा बैलेंस है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम के बीच। देखिए, एक प्योर फेडरल सिस्टम जैसे अमेरिका को आप शक्तिशाली राज्यों की एक पार्टनरशिप की तरह सोच सकते हैं, और एक यूनिटरी सिस्टम जैसे यूके वो है जहां सारी ताकत सेंटर से आती है। भारत का संविधान एक अनोखा बीच का रास्ता अपनाता है। यह साफ तौर पर भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहता है, जिसका मतलब है कि राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं। यह तो हो गया फेडरल हिस्सा, लेकिन साथ ही ये केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मामलों में ज्यादा ताकत भी देता है, जैसे कि एक ही करेंसी और सिंगल सिटीजनशिप। यह है इसका यूनिटरी झुकाव। ये जो क्वाजी फेडरल डिजाइन है, ये एक ऐसे देश के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन था जिससे अपनी क्षेत्रीय विविधता का सम्मान भी करना था और यह भी पक्का करना था कि उसकी राष्ट्रीय एकता कभी न टूटे। और आखिर में हम आते हैं सबसे डायनामिक बैलेंसिंग एक्ट पर, यानी पार्लियामेंट की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बीच का तालमेल। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कोई भी कानून पास कर सकती है जो वो चाहे। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के पास कानूनों को रद्द करने की जबरदस्त ताकत है। भारत ने यहां भी एक बीच का रास्ता निकाला। पार्लियामेंट को कानून बनाने और यहां तक कि संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रांतिकारी विचार विकसित किया जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को बदल तो सकती है, लेकिन वो इसकी मौलिक पहचान जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और कानून का राज को खत्म नहीं कर सकती। ये हमारे लोकतंत्र के दो स्तंभों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और लगातार चलने वाला संवाद बनाता है। अब बात करते हैं उन पिलर्स की जो एक देश और उसके नागरिकों के बीच के रिश्ते को डिफाइन करते हैं। ये संविधान का दिल है जो हमें बताता है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और एक राष्ट्र के रूप में हमारे सपने क्या हैं। इस रिश्ते को आप भारतीय नागरिक के लिए एक 3 हिस्सों वाले चार्टर की तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 3 में आते हैं आपके मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये आपकी ढाल हैं। ये ठोस, कानूनी तौर पर लागू किए जा सकने वाले वादे हैं। आजादी से बोलने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार, बराबरी का अधिकार। अगर कोई भी, यहां तक कि सरकार भी, इन्हें छीनने की कोशिश करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
फिर पार्ट 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये देश का कंपस हैं, दिशा सूचक। ये वो वादे हैं जो राज्य अपने लोगों से करता है कि वो अच्छी मजदूरी के लिए कोशिश करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, शिक्षा देगा। आप सरकार पर इन्हें तुरंत पूरा ना करने के लिए केस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वो नैतिक पैमाना है जिस पर हम अपनी सरकारों को परखते हैं। और अंत में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये नागरिकों के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं। एक याद दहानी कि महान अधिकारों के साथ देश की एकता को बनाए रखने और उसके संस्थानों का सम्मान करने का कर्तव्य भी आता है। ये तीनों पिलर्स मिलकर उस सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं जो हर भारतीय को एक दूसरे से जोड़ता है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान को कभी भी एक ऐसे स्मारक के रूप में नहीं बनाया गया था जो समय के साथ जम जाए, बल्कि इसे एक डायनामिक फ्रेमवर्क के तौर पर डिजाइन किया गया था जो देश के साथ साथ विकसित हो सके। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत विचार की ओर ले जाता है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। इसका मतलब ये है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसे आप एक बड़े से पेड़ की तरह सोचिए। इसकी जड़ें यानी बेसिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हैं और बदली नहीं जा सकती, लेकिन इसकी शाखाएं और पत्तियां देश के बदलते मौसमों के साथ बढ़ने, खुद को ढालने और बदलने के लिए हैं। अब तक 100 से ज्यादा संशोधनों के जरिए संविधान ने खुद को समय के साथ ढाला है। पंचायती राज को शामिल करने से लेकर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने तक हर संशोधन ने इसे और ज्यादा प्रासंगिक और जिम्मेदार बनाया है। ये उसी कठोरता और लचीलेपन के बीच के संतुलन का सबूत है जिसकी हमने पहले बात की थी। तो हम इस विचार को जगाने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या कोई संविधान कभी पूरी तरह से लिखा जा सकता है, या ये भी एक देश की तरह ही एक कभी न खत्म होने वाला सफर है जो हमेशा विकसित होता रहता है, हमेशा खुद को फिर से परिभाषित करता रहता है? भारतीय संविधान की कहानी हमें बताती है कि ये यकीनन दूसरी वाली बात है। ये एक राष्ट्र की लगातार चलने वाली बातचीत है जो उसकी रूल बुक के पन्नों में लिखी हुई है।